नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्वर्णिमा मिश्रा। आप देख रहे हैं पीसी न्यूज। भारतीय सड़क सुरक्षा परिषद के सचिव रविंद्र तिवाड़ी से हाल ही में पीसी न्यूज ने की एक विशेष मुलाकात। इस मुलाकात में रविंद्र तिवाड़ी जी ने तमाम मुद्दों पर बात की, फिर चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो या देश में चल रही राजनीति के बारे में हो या उनके इंडिविजुअल पॉलिटिकल ओपिनियंस के बारे में हो। रविंद्र तिवाड़ी जी ने समस्त मुद्दों पर विशेष चर्चा। आइए देखिए इस मुलाकात की कुछ विशेष झलकियां। रविंद्र जी, आज के इस प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपने राजनीतिक कैरियर के बारे में कुछ बताएं। देखिए, सही मानने में हमको अगर आप राजनीतिक कार्यकर्ता कहें तो थोड़ी अतिशयोक्ति है। मैं मूलतः सामाजिक कार्यकर्ता और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नीतियों और कार्यक्रमों में भरोसा करता हूँ। इसके चुनावों को मद्देनजर रखते हुए आपकी पार्टी को किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? देखिए, अब ये थोड़ा गंभीर विषय है, परंतु तात्कालिक रूप से जिस क्षेत्र में, जिस ओर, जिस दृष्टि में काम कर रहे हैं अभी माननीय मोदी जी, मुझे लगता है कि वही पर्याप्त है। आज की तारीख में भारत के लोगों के लिए गौरव का दिन है कि जिस भारत को लोग दिनहीन समझता था, आज कम से कम गौरव के रूप में विश्व में प्रतिष्ठित है। और आज कम से कम भगवान को लोग देख रहे हैं, मंदिर मंदिर जा रहे हैं। छोटी परिवर्तन थोड़ी है, बहुत बड़ी परिवर्तन है। रुग्ण हजारों, आप लोग, अब ये ऐसा विषय है, इनको तो शर्म नहीं आती। हजारों हजार परियोजनाएं, हजारों करोड़ देश की लोग उद्घाटन किए, आधा अधूरा खड़ा किए, छोड़ करके खंडहर बनाकर छोड़ा है। इसको मोदी जी ने बहुत आगे किया है और मुझे लगता है कि अब जनता जागरूक हो गई है और फिर 2019 से तैयारी करने की जरूरत नहीं है, उसको तो तय करना है, तो जनता तय कर ली है। तिवारी जी, जैसे अभी आपने बताया कि आप राजनीतिक पार्टी से राजनीतिक कैरियर आपका पूछा जाए तो उसमें आप बता रहे हैं कि मैं राजनीतिक कैरियर बोला जाए तो मेरे लिए वो उचित नहीं है, समाज सेवक। तो अभी आप क्या चाहते हैं कि समाज सेवा करते हुए राजनीति की तरफ आपका कदम है, आगे किस उस पर चाहते हैं कि मैं राजनीति में यहाँ तक पहुँचने की उम्मीद रखता हूँ कि आगे मुझे राजनीति में करना है या नहीं करनी? देखिए, राजनीति में पद और प्रतिष्ठा केवल इसलिए होती है कि आपको काम करने के अवसर बढ़ते हैं, वरना इससे बहुत कुछ किसी को हासिल होता है ऐसा नहीं है। हाँ, आजकल इसे जब कुछ लोग व्यापार के रूप में प्रतिष्ठापित करने लगे, विस्तृत करने लगे, तो इसका स्वरूप कुछ अलग दिखने लगा। लेकिन सच्चाई यह है कि सार्वजनिक जीवन, राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन हमेशा आत्मसंतुष्टि का विषय रहा है और आत्मसंतुष्टि कभी संपत्ति से नहीं हो सकता। और 2019 के लिए हम लोगों को पद प्रतिष्ठा जो भी है, जो मिले न मिले उससे फर्क नहीं पड़ता। समाज में एक अच्छा काम, अच्छा मैसेज लोगों के बीच में अच्छा जाए और हमारा आत्मसंतुष्टि हो, इसी पर मैं भरोसा करता हूं। तो आपकी आत्मसंतुष्टि के लिए भी आप सोच रहे होंगे कि भी राजनीति में जाके अगर आत्मसंतुष्टि होती है तो जाना जरूरी मानते हैं या नहीं करना चाहते हैं कि राजनीति से मुझे कोई वो नहीं है? नहीं, राजनीति इसलिए जरूरी है कि आप सार्वजनिक जीवन में आपके अवसर बढ़ते हैं। आप अकेला अगर 10 लोगों के बीच करते हैं तो जितने लोगों को आप लाभ पहुंचा सकेंगे उससे बहुत बड़े अनुपात में एक राजनीतिक पद पर जाने के बाद कर सकते हैं। ये अवसर होता है। जैसे अभी चल रहा है 2019 में, 2014 में बीजेपी की सरकार बनी, उस टाइम मोदी जी ने वादे किए थे, एक सबसे अहम मुद्दा है राम मंदिर को लेकर, लेकिन 5 सालों में राम मंदिर का कोई वो नहीं हुआ। अभी फिर उस पे एक उबार चल रहा है कि अब राम मंदिर को बना दिया जाएगा। उस पे आपके क्या विचार हैं कि अभी चुनाव से पहले राम मंदिर का कुछ होगा? विषय है हम लोगों के लिए, संघ के स्वयंसेवक होने के नाते जब से हम लोग इस क्षेत्र में आए तब से पता है। और ये 1947 का स्थिर चल रहा कोर्ट और अदालतें की प्रक्रिया इतनी जटिल होती है, इसके चलते अब आज के तारीख में अगर मान लीजिए मोदी जी बनवा दें तो आप याद करिए कल्याण सिंह जी की बलि हो गई थी, 5 राज्यों की बलि हो गई थी भारतीय जनता पार्टी का इसी राम मंदिर पर। उसका नतीजा क्या हुआ? आज तक हम मंदिर तो नहीं बना पाए, लेकिन उसके कीमत हमको 15 वर्षों तक चुकाना पड़ा, इसलिए
राम मंदिर बनाना ही केवल उद्देश्य होता है ऐसा नहीं होता है। हाँ, राम मंदिर भी महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इसके बदले अगर हम आज अयोध्या में और कल के अयोध्या में फर्क नहीं दिखता क्या? कल का राम मंदिर का जो मामला था, आज का राम मंदिर वही है क्या? बहुत से विषय बदले हैं और बदलेंगे भी, निश्चित रूप से बदलेंगे। हाँ, राम मंदिर आस्था का केंद्र है। कल तक जो लोग राम के नाम पर, राम सेतु के नाम पर, अस्तित्व पर सवाल उठा रहे थे, आज कम से कम पूछने तो लगे कि तुम मंदिर कब बनाओगे। यही उपलब्धि है हमारी। तो आपकी नजर में राम मंदिर बनना चाहिए या ऐसे ही उसको ये 100% बनेगा, रहता रहना चाहिए कि ये बनेगा, मुद्दा बनता रहेगा। ये चुनावी मुद्दा नहीं है, न कल चुनावी मुद्दा था, न आज मुद्दा है। ये मुद्दा तब बना जब लोगों ने बाध्य किया, वरना राजनीतिक काम ये थोड़े था। बाध्य इसलिए किया कि इन लोगों ने ताला तक बंद करके आरती पूजा तक बंद कराया था, तब ये विषय बना। नहीं तो ये विषय बनता ही नहीं। क्योंकि उस समय 88 में जब हमारा भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर का प्रस्ताव स्वीकृत किया था आगरा महाधिवेशन में, मैं संयोग से उस अधिवेशन का साक्षी हूँ। पूरी बहस चली थी और इस पर आई थी कि धार्मिक मामले को हम राजनीतिक मामला बना सकेंगे, नहीं बना सकेंगे। लेकिन इशू ऐसा आया तो आखिर हिंदुओं के लिए कौन बोलेगा? जैसे आज आपको मैं एक उदाहरण दूं, अभी सिटीजनशिप का जो आया मामला, क्या इससे वाकई में जो भारत एकमात्र विश्व में हिंदुओं के लिए देश है, स्थान है, पूरे दुनिया में जो भटक रहे हैं लोग, उसको आश्रय देने के लिए जो बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए हाय तौबा मचाते हैं, उनको भी अभी शर्म आने लगी इस पर। ये क्या है? ये परिवर्तन है। कम से कम बहुसंख्यक समुदाय के लिए, मूल लोगों के लिए कोई सोचने वाली पार्टी है। ये बहुत बड़ी विषय है और इस ओर अब देश बढ़ रहा है। अब वैसे लोग जनेऊ पहन करके घूम रहे हैं जिनको जहर लगता था जातिवाद, वो अपने को ब्राह्मण कहलाने लगे, जबकि वह फर्जी ब्राह्मण है। उनके दादा कौन, परदादा कौन, कौन क्या है, सबको पता है। ब्राह्मण बनना कोई कह देने से थोड़ी बनता है, लेकिन फिर भी बनने के लिए जद्दोजहद शुरू हो जाना अपने आप में बहुत बड़ा परिवर्तन का लक्षण है और इतिहास एक दिन में नहीं बदलता है। 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को जो जीत मिली है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये कांग्रेस की जीत नहीं मिली, हम अपने बेवकूफ़ी में हार गए। हमें ये समझ नहीं आया, क्योंकि होता क्या है कि जब लगातार आदमी सत्ता में होता है तो मूल चीज़ से उसके ध्यान भटक जाते हैं। उसके अपने कुछ लोग ऐसी नाराजगी किए कि घर बैठ गए, थोड़े से मार्जिन से ये अपने चूक गए। तो ये राजनीति तो है, लेकिन इसको चूकना नहीं कहते। हम मानते हैं कि अगर आदमी पढ़ते हुए या किसी भी क्षेत्र में थोड़ा बहुत अगर धक्का भी नहीं खाता है तो उसे समझ में नहीं आता। मुझे लगता है कि कुछ लोग जो आरोप लगाते हैं कि शायद उसी के चलते मोदी जी ने ये उच्च जातियों के आरक्षण का ये लाया निर्णय, तो अगर ऐसा भी लाया तो बुरा क्या है? कम से कम सोचा तो सही। यहाँ तो किसी ने 70 वर्षों में सोचा ही नहीं। 4.5 वर्षों में भी अगर कोई चेत जाए किसी विषय पर, ये बहुत बड़ी। तो अभी आपको क्या लगता है 2019 के लोकसभा चुनाव में जो विधानसभा में 3 राज्य गए हैं, लोकसभा में आपको क्या उम्मीद है वहां से, कितना वो उम्मीद है? लोकसभा और विधानसभा के चुनावों के सभी चीजें अलग होती हैं, उसके प्रभाव अलग होते हैं, स्वभाव अलग होते हैं, उसके चुनने के तरीके अलग होते हैं, उसके हर चीज अलग हो जाता है। इसलिए लोकसभा में तो मुझे लगता है कि किसी से मोदी जी की लड़ाई है ही नहीं। इसलिए नहीं है कि मुझे नहीं लगता। तो आप क्या मानते हैं लोकसभा चुनाव अभी भी इस बार भी मोदी जी के नाम पर ही होगा? नहीं, मोदी जी के नाम पर नहीं। अब तो अभी जैसा आपने बोला केवल मोदी जी की लड़ाई अगर नेता है भाई जी, अगर वो नेता है तो निश्चित रूप से उनके नाम पर हम लड़ेंगे, उनके नेतृत्व में लड़ेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी किसी एक नेता के बल पर राजनीति नहीं करती। और आज के तारीख में इसके पास इतने किए हुए काम है, इतने सत्कर्म है, इतने पुण्य है कि इसके बल पर ये चुनाव लड़ेगी और जीतेगी। अभी मैं आपको बताऊं, जिस मैं मंत्रिमंडल के अंदर में काम कर रहा हूं, मैं राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद का सदस्य हूँ। क्या इससे पहले आप लोग राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद नाम का चीज जानते थे कि कोई काउंसिल काम करती है? सुना था कभी? कभी सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में कोई इतना विस्तार से जो चर्चा होती है, अभियान चलते हैं, क्या चलता था कभी? इतनी सड़कें इतनी चिकनी इतनी बनी थी क्या?
आखिर 70 वर्षों में इतने काम बढ़े। अभी माननीय नितिन जी के नेतृत्व में थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का क्लेम जो देने में लोग घुमाते रहता था, 72 घंटे के अंदर में पेमेंट करने का कानूनी बाध्यता किया। 10 लाख रुपया तक ड्राइवर जब मर जाता है, वो गरीब जिसका कोई सुनने वाला नहीं था, उसको देने का प्रोविजन किया। हर जिले में कुशल ड्राइवर के लिए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का काम शुरू किया। हम लोगों ने हर क्षेत्र में, आप जहाँ जाइए आपको काम दिखेगा। अब अंधे हैं तो आप सड़क सुरक्षा में जैसे बता रहे हैं, आप सड़क सुरक्षा में सदस्य हैं या उसमें कार्यरत हैं, तो आपको क्या लगता है कि आने वाले 5 साल जो सरकार रही है, इसमें सबसे बेस्ट काम नितिन गडकरी जी का ही मंत्रालय में हुआ है या और भी कोई ऐसा मंत्रालय है जो इस मंत्रालय में हुआ है? लेकिन गडकरी जी का काम लाजवाब है, इसका कोई जवाब नहीं। काम सभी विभाग में हुए हैं, तो पूरी सरकार में नंबर 1 गडकरी। लाजवाब, मैं तो लाजवाब मानता हूँ। ये तो देखने की चीज है, लाजवाब है। हाँ, सभी मंत्रालय अच्छे काम किए हैं। अभी गैस का जो वितरण हुआ, पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र जी का भी अच्छा काम है, पीयूष जी का भी अच्छा काम है। सभी मंत्रालयों में काम किया है। कृषि के क्षेत्र में राधा मोहन जी का भी काम बहुत अतुल्य है, लेकिन गडकरी जी का काम लाजवाब, इसका कोई जवाब। लेकिन कई स्टेटों में देखा जाता है कि सरकार बीजेपी की होते हुए भी क्राइम कम नहीं हुआ, किसानों को आत्महत्याएं बढ़ी हैं, तो उस पे आपका क्या? देखिए, इस पर चूंकि मैं खुद किसान हूँ और मुझे लगता है कि हम लोग जितने भी हैं किसान हैं, रियल में किसान कभी आत्महत्या नहीं करता, ये मैं कहने दावे के साथ कर सकता। तो आपकी नजर में ये सब हत्याएं हैं? नहीं, ये समाचार बनाए जाते हैं। अब आत्महत्याएं तो हजारों रोज होती है, किसी न किसी कारण से रोज होती है। तब किसान से ही हो रहा है। हाँ, ये सही है कि आजादी के बाद भारतीय किसान हमेशा से नीचे जाता रहा और इसका कारण केवल पूर्व के सरकारों की किसानों के प्रति अनदेखी ही रहा। इससे इनकार नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि हम लोग भी खेती बंद कर चुके थे 20 साल, अब खेती शुरू करा है। क्यों? घाटे का सौदा था, नहीं करते थे, बाहर में कमाते थे, खाते थे। आज मजदूर क्यों घूम रहा है? हमारा देश कृषि प्रधान कहा जाता था, आज किसानों का कहीं दर्जा नहीं है। मोदी जी तो बल्कि उसको बहुत सारा दर्जा दिए। ये कहते हैं किसान पीछे है। इनके रीजन में 12 रुपया धान खरीदाता था 2014 में, आज 19 रुपये के रेट पर धान खरीदा रहा है। अब फिर भी किसान कमजोर है। 5 साल में क्या बने? इससे ज्यादा तो कीमत दिए थे। 19 रुपए बढ़ने के हिसाब से अगर किसानों के फसल का रेट 2 रुपए बढ़ा है तो 2 रुपए नहीं बढ़ा, 14, 5, 19 होता। मैं आपसे पूछ रहा हूँ 14 से 5, अगर 5 रुपए बढ़ा है तो और जो महंगाई है वो 10 रुपए एक्स्ट्रा होके आई है, उस पे अंकुश नहीं लगा। नहीं, आप तुलना कर लें, इसमें आप थोड़ा सा ये हो रहा है, आप तुलना करें, उतना डिफरेंस नहीं। हाँ, ये ठीक है कि इसका कारण, एक कारण और मैं बताता हूँ। अगर आज टमाटर 40 रुपए बिकने लगे, समाचार बन जाता है। ये समाचार कभी नहीं बनता कि 5 ग्राम आलू आखिर 20 रुपए में कैसे चिप्स बन के बिकता है। ये कभी सवाल नहीं उठता है। ये कभी सवाल नहीं उठता कि 150 रुपए किलो दाल क्यों बिक रहा है, ये हमेशा सवाल उठेगा। लेकिन ये कभी नहीं उठता है कि 400 रुपए प्लेट दाल इसी शहर में कैसे बिकता है, ये कभी सवाल नहीं उठता। तो ये हमारा दृष्टि का फर्क है। जब तक समाज किसानों के उत्पाद का कीमत नहीं समझेगा, आज सब्जी के पास लोग जाता है तो मोल करता है कि तुम्हारा महंगा है जी, 15 रुपए तुम्हारा ठीक नहीं है, वो 12 रुपए दे रहा है। आप कभी मॉल में देखे हैं किसी को ये मोल तोल करते हुए? ये भारतीय मानस है, इसको बदलने की जरूरत है। किसानों को उनकी फसल के हिसाब से नहीं, उसका कीमत मिलेगा। इसका हम लोग उदाहरण देखे हैं। हमारे माननीय नितिन जी खुद पूर्ति कंपनी चलाते हैं, किसानों के, फार्मर्स के पूरे के पूरे कोऑपरेटिव सोसाइटी है उनका। मैंने देखा है कैसे उत्पाद को बेहतर उत्पाद में परिणत करके, डेवलप करके, चेंज करके और उसका कीमत लिए। जैसे संतरा है, तो संतरा का जो सिटी होता है, जूस का अलग कीमत, सिटी का अलग कीमत, उसका बर्फी बना करके, उसका फलाना बना करके, तो यानी हम इसको परिष्कृत करके जब आगे बढ़ेंगे तो किसानों का उत्पाद का कीमत और बेनिफिट मिलेगा। और आज का सरकार इस क्षेत्र में काम कर रही है, लेकिन रिजल्ट तुरंत नहीं आता। हम फसल जब लगाते हैं
तो उसको निकालना पड़ता है। एक कहानी आपको मैं बताऊं इसके लिए, एक बंदर की कहानी है। उसको बोला किसी संत ने कि ये अगर पौधा लगाओगे बेटा तो तुमको फल मिलेगा, उससे तुम मजबूत हो गए, तंदुरुस्त हो गए। कहा कि तब तो लगा देते हैं, रोज के रोज तोड़ करके खाना पड़ता है, चौकीदार मारता है, लाठी मारता है, पिटाएंगे नहीं भाई। तो उसने फल जो है तो कहा कि लगा देते हैं, लगा दिया। रोज खोद कर देखता कि कहाँ निकला, तो 4 दिन बाद, 5 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद देखा कि फिर वैसे ही कोड़ करके फेंक दिया। बोला कि बाप रे बाप, इतना दिन कौन इंतजार करेगा। लेकिन फसल तो लगने में इंतजार करना पड़ता है। जब आप इतने दिन का व्यवस्था से काम कर रहे हैं तो आपको उसको आते आते टाइम लगेगा, लेकिन होगा जरूर। आज बहुत से परिवर्तन हुए हैं, आपको दिखेगा। तिवारी जी, आपने अभी बोला कि चिप्स 20 रुपए का 10 ग्राम बिक रहा है। चिप्स बनने के बाद में आलू 20 रुपए का 10 ग्राम बिक रहा है, तो उस पे कौन लोग सवाल उठाएंगे आपकी नजर में? एक पार्टी के सदस्य, पार्टी के कार्यकर्ता तो सवाल उठाते नहीं है। तो आप तो एक वरिष्ठ समाज सेवी रहे हैं, आप जैसे लोग पार्टी से जुड़े हैं, तो उस पे आपको क्या लगता है कि कौन आवाज उठाए? आप लोगों को उठानी चाहिए या आम जनता आवाज उठाए? कैसे पता चले? इस पर ऐसा है कि आवाज उठाने की जरूरत इसलिए नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का गठन और कंसेप्ट जो है वही भारतीय और भारतीयता पर आधारित है। एकात्म मानव दर्शन की बात जिस पर हम खड़े हैं उसमें सारी चीज बताया गया है कि हमको कैसा भारत कैसे बनाना है, और हम उस ओर काम कर रहे हैं। जैसे अभी भारतीय किसानों के लिए अभी आपको योजना देखे होंगे कि सोलर प्लांट दे करके और हर जिलों में कोल्ड स्टोरेज दे करके उनको मार्केटिंग के लिए आगे ये करके सोसाइटी बना करके हम काम बढ़ा रहे हैं। लेकिन आप 2-4 दिनों में नहीं कर सकते। और ये कब हो सकता है? मैंने बताया ना कि अपने प्रोडक्ट को थोड़ा चेंज करना होगा मार्केटिंग के हिसाब से। और ये किसानों को प्रशिक्षित, अभी हमारा झारखंड से गया है 200 किसान हम लोगों ने विदेश में जाए, सिखा रहे हैं कि उनको कैसे अपने उत्पाद को मार्केटिंग में बदलना होगा। क्योंकि अब तो कंपटीशन का युग है, आप कंपनियों के भंवर जाल में फंसे हुए हैं, तो आपको खुद को उससे कम्पीट करना होगा। और ये उदाहरण रामदेव बाबा ने करके दिखाया। कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि एक साधु होकर के व्यापार कर रहा है, लेकिन वह बहुत बड़ा राष्ट्रभक्ति का काम कर रहा है। उसने बताया कि आप अपने उत्पाद को मार्केटिंग के बल पर कैसे आगे मार्केट में लाकर अपने ही मार्केट से आप फायदा भी कर सकते हो और लोगों को रोजगार से जोड़ भी सकते हो। इसलिए हम उस क्षेत्र में काम कर रहे हैं और फायदा होगा। ठीक है तिवारी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने चैनल की तरफ से और सभी दर्शकों की तरफ से आपको 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। नमस्कार। नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पीसी न्यूज।